हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग माय डियर। देखिए प्यारे बच्चों, आज देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लेके आए हैं। क्या कि भारतीय संविधान का जो भाग 1 से लेकर के 3 तक इधर पढ़ा है। पिछले वाला हमने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिया था, तो आज जो है पूरा का पूरा भाग 1 से लेकर के भाग 3 तक पूरा क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस में करवाऊंगा। तो एकदम ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारे और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं साथियों। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे लल्ला। देखो इधर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए प्यारे भाई, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए। क्या? नंबर 1 समाजवादी, दूसरा है प्रजातांत्रिक, तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और चौथा है धर्मनिरपेक्ष। फिर इनका ऑप्शन दिया है नीचे, आपसे ऑर्डर पूछ रहा है, क्रम पूछ रहा है कि कौन किस क्रम में आएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को बाद में पकड़ेंगे, पहले हम क्रम पकड़ते हैं। देखिए क्या है, तो सबसे पहले आया भैया नंबर 1 पे। नंबर 1 पे जब आप पढ़ेंगे प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, तो पहले नंबर पे ये है भैया। दूसरे नंबर पे क्या है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर धर्मनिरपेक्ष, और फिर चौथे नंबर पे है आपका प्रजातांत्रिक। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, नंबर 1 पे सी ये मिल रहा है, फिर उसके बाद आया नंबर 2 पे ए, ये भी सही है। नंबर 3 पे आया आपका धर्मनिरपेक्ष यानी डी वाला, ये भी सही है। और इस लिहाज से पहला ऑप्शन आपका सही है मेरे प्यारे भाई। देखो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। मैंने आपको पढ़ाया है कि संविधान का प्रथम अनुच्छेद यानी भाग 1 का प्रथम अनुच्छेद क्या कह रहा है कि भारत राज्यों का यूनियन है। भारत राज्यों का यूनियन है यानी संघ है। भारत राज्यों का क्या है प्यारे भाई, संघ है, ठीक है ना। आगे देखो तीसरा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। किसको दी गई है, ऑप्शन पे नजर डालिए। भारत के सभी न्यायालय को, कतई नहीं। संसद को, नो। राष्ट्रपति को, नो। किसको है प्यारे भाई, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को ये शक्ति दी गई है। क्या कि वो मौलिक अधिकारों को अप्लाई करवाए, ये करने की शक्ति किसको दी गई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है प्यारे भाई कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो यहां पर जब ये बात कह रहा है तो ऑप्शन इस अनुसार अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि अल्पसंख्यक किस आधार पर वो जानना चाह रहा है, तो भाषा और धर्म के आधार पर। भाषा और धर्म, भाषा और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं उनको अनुच्छेद 30 में ये अवसर दिया गया है कि वो अपने मन पसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित कर सकते हैं। तो आधार भी जानिएगा, यहां पर जो मिनोरिटी की बात की गई है यानी इंग्लिश में बोले तो मिनोरिटी और मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्यक, जिनकी संख्या ज्यादा है, और मिनोरिटी मतलब जिनकी संख्या कम है। किस आधार पे, तो भाषा और धर्म के आधार पर उनको आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 30 में जो है वो अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और उनको संचालित करने का राइट्स दिया गया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिए आगे। फिर आगे क्या कह रहा है प्यारे भाई, आगे क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान
कि किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। अनुसूची पूछ रहा है कि अगर भारत में एक नए राज्य का आपको सृजन करना, एक नया राज्य बनाना है, तो किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। तो याद करिए कि पहली अनुसूची है जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पूरा टिटिम्मा बताया गया है। तो अगर नए राज्यों का सृजन करना है तो अनुसूची 1 यानी आखिरी ऑप्शन हमारा सही है। प्रथम अनुसूची में आपको जो है अमेंडमेंट यानी संशोधन करना पड़ेगा। प्यारे भाई आगे देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, और आप जाकर इनको देख लीजिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले, बार बार पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। तो उस लिहाज से भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया। तो अगर मैं भाषाई आधार पर बात करूं कि भाषा के आधार पर कौन राज्य भारत में सबसे पहले बना, तो 1953 में जो है वो पोट्टी रामुल्लू, याद करिएगा, पोट्टी रामुल्लू जो है वो भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए जो है वो आमरण अनशन पे चले गए और अंत में वो मर गए। जब वो मर गए तो एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ और सरकार इसी से घबरा करके उन्होंने जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया। पहला भाषा के आधार पे जो राज्य बना वो बना माय डियर आंध्र प्रदेश 1953 में। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता यानी एकल नागरिकता, इसी को सिंगल सिटीजनशिप भी आप कह सकते हैं, किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी आपकी जो सिंगल सिटीजनशिप है, आप यानी यूनियन के नागरिक, यूनियन के आप सिटीजन हैं, ना कि आप अपने राज्य के सिटीजन हैं। समझ रहे हैं आप बात को, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है तो हम सभी संघ के नागरिक हैं। तो उस लिहाज से हमको सिंगल सिटीजनशिप दिया गया माय डियर। और ये कहां से लिया गया है, तो ये भैया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से, ब्रिटेन के संविधान से। आगे देखिए बाबू, आगे देखिए क्या कह रहा है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, तबाह कर देना, नष्ट कर देना। समझ रहे हैं आप। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। कब पारित किया था, तो थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। तो इसमें से 71, 76, 79, 81 है। नहीं, इसमें 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो है वो अधिनियम संसद ने पारित किया था। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। ये आप सबको पता है कि 19 में और 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार भाग 3 में था। लेकिन माय डियर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको जो है मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल करके बाहर कर दिया गया और भाग 12 में 301 कहिए चाहे 300 का के तहत इसको माय डियर बना दिया गया विधिक अधिकार। क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। किसमें डाल दिया गया, 300A में डाल करके। और समाप्त कब किया गया था, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताओ, जरा कमेंट करके बताओ, कमेंट करके आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन सा, सामाजिक कैसा न्याय, सामाजिक न्याय कैसा न्याय, आर्थिक न्याय कैसा न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक या राजनैतिक। ठीक है, तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक न्याय। ध्यान दीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पूछा गया है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता? लगाने का भी आधार है और ना लगाने का भी आधार है। तो अगर भारत की संप्रभुता खतरे में पड़ रही है आपके विचार की अभिव्यक्ति से भाई, तो वो प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है ना? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था अगर खतरे में पड़ रही है तब भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर आपके विचार अभिव्यक्ति से न्यायपालिका का आप अपमान कर रहे हैं लगातार, तब भी आपके विचार अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नीचे दिया गया गोल गोल बात एक कही गई है, अवांछनीय आलोचना, मतलब ऐसी आलोचना, ऐसा क्रिटिसिज्म जिसमें जो वांछनीय नहीं है। अरे ये गोल गोल बात है, यही आपका ऑप्शन है। यानी इस आधार पर आप जो है वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। बाकी ये तीनों आधार पे आप लगा सकते हैं, लेकिन ये जो आप आखिरी लॉजिक दे रहे हैं, इस आधार पर जो है भारत का प्रशासक, शासक, भारत का राष्ट्रपति हो चाहे न्यायपालिका हो, कोई भी इस आधार पर जो है माय डियर वो आपके जो है विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। लेकिन ये तीन कारण है जिसके वजह से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तीन पावा, चौथा पावा, वेरी गुड, मीडिया। क्या? प्रेस। तो चार पाए हैं भाई, भारतीय लोकतंत्र के चार पाए। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस। कार्यपालिका योजनाओं को क्रियान्वयन करने वाली संस्था है। विधायिका जो योजनाओं पर कानून बनाती है, और जब ये दोनों गड़बड़ कर दे तो न्यायपालिका का काम है उसकी जांच करना। और जब तीनों चोर चोर मौसेरा भाई मिल जाएं तो चौथा काम मीडिया का उसकी पोल खोलना जनता के सामने। तो इसीलिए जो है चौथे को जो है वो चौथा जो मीडिया है माय डियर, इसको डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का चौथा पाया कहा जाता है। और एक को पाया गड़बड़ हो जाएगा तो लोकतंत्र विकलांग हो जाएगा। समझ रहे बात को? अब आप तय करिए कि लोकतंत्र आपका क्या हाल है अभी लोकतंत्र का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट माय डियर। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट भी इसको कहा जाता है। तो जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन पूछने में कभी कभी वो इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, तो कुछ इंग्लिश के शब्दों पे भी आप ध्यान देते रहिए। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो माय डियर आपको पता होना चाहिए कि महाभियोग लगाने का आर्टिकल जो है वो है अनुच्छेद 61। कहां है? 60 में राष्ट्रपति महोदय का शपथ है, और 61 में क्या है? इम्पीचमेंट यानी महाभियोग है। लेकिन सवाल पूछ रहा है कहां से लिया गया है? तो माय डियर ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करना, यानी नया राज्य आपको क्या करना है? बनाना है। तो अगर नया राज्य बनाना है तो ऐसे विधेयक को पारित होना आवश्यक है। कहां से? पहले तो आपको मैं बता दूं, नया राज्य बनाना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, एक राज्य को दो राज्य बना देना है, दो तीन राज्य को मिला के एक राज्य बना देना है। यानी इस तरह से कोई भी खुराफात अगर करना है तो ये खुराफात करने की पावर केवल जो है मेरे प्यारे भाई वो पार्लियामेंट यानी संसद को है, और किसी के पास नहीं है। तो ये खुराफात करने की पावर किसके पास है?
यानी राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन और एक से ज्यादा राज्य बना देना, कई राज्यों को मिला के एक राज्य बना देना। तो ये सारी खुराफात करने की पावर किसके पास है? भारतीय पार्लियामेंट यानी इंडियन पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संसद के पास है। और वो ये काम के लिए जो है वो खास बहुमत नहीं, स्पेशल बहुमत नहीं, विशेष बहुमत नहीं, सिर्फ संसद जो है वो साधारण बहुमत द्वारा ऐसा काम कर सकती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत एक गणतंत्र है। गण माने जनता होता है, तंत्र माने व्यवस्था होती है, सिस्टम होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है माय डियर कि अब जो भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो किसी रानी का बेटा नहीं होगा, वो किसी रानी के कोख से नहीं पैदा होगा, वो किसी जो है खास वंश के घराने से नहीं आएगा। ये सब खत्म कर दिया गया, समझ रहे हैं ना? यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान चलता है। तो अब वो किसी रानी राजा का बेटा नहीं होगा, वो किसी स्पेशल जो है रेस यानी वंश का बेटा नहीं होगा, बेटा बेटी नहीं होंगे। अब जो है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। यानी जनता किसको चुनती है? विधायकों का चुनाव करती है, जनता विधायकों का चुनाव करती है, जनता सांसद बनाती है, जनता सांसद बनाती है। सांसद में दो तरह के सांसद हैं, एक माय डियर राज्यसभा में बैठता है और एक बैठता है लोकसभा में। तो लोकसभा वाला जो जनता द्वारा चुना गया सांसद और राज्यसभा वाला जो जनता द्वारा चुना गया सांसद और विधानसभा में जो जनता द्वारा चुने हुए विधायक हैं, यानी जनता द्वारा चुने हुए विधायक और सांसद मिल करके इलेक्टोरल बोर्ड का निर्माण करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है ना? तो यहां क्या पूछ रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी वंश परंपरा का शासन नहीं है। समझ रहे ना कि उनका बेटवा राजा, फिर रानी के बेटवा राजा, फिर ओकर लड़किया राजा, फिर ओकर लड़किया राजा, ऐसा सब समाप्त हो गया है। तो राजा रानी का चैप्टर भारतीय संविधान आने के पहले ही खत्म हो गया है। तो अब यहाँ पे इस तरह से नहीं है। तो गणतंत्र का मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ पर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारत का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाएगा। भारत का प्रथम नागरिक किसको बोलते हैं? कमेंट करके बताइएगा। भारत का प्रथम नागरिक। आगे देखिए, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? पहले पति मर जाता था तो भारत में तमाम तरह की कुरीतियां रही हैं, अभी भी तमाम तरह की कुरीतियां मौजूद हैं। अभी देखिए यूजीसी का नाटक चल ही रहा है, समझ रहे बात को? पहले कोर्ट ने ही जो है आदेश किया, फिर सरकार उसको अमल में लाने का प्रयास की, फिर कोर्ट ने बड़े ही नाटकीय ढंग से उसको जो है अभी ब्रेक लगा दिया। तो गजब तमाशा चल रहा है, ठीक है ना? तो उसी के आधार पे आप देखिए, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा? सती प्रथा हमारे देश के लिए कोढ़ की तरह था, कोढ़ से भी खतरनाक है। अरे भाई, किसी का पति मर जाएगा तो जबरदस्ती आप महिला को जला देंगे? मतलब सोचिए यार, मैं तो सोच नहीं पाता हूं कि किस तरह का माइंड सेटअप है आपका। ठीक है, खैर हमको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा समाप्त किया गया? तो ये था भाई विलियम बेंटिक के द्वारा। कौन? विलियम बेंटिक के द्वारा। हालांकि इसमें राजा राम मोहन राय का भी बहुत बड़ा योगदान था, उनको भी कहीं से झटका लगा तो वो भी इसमें बहुत सहयोग किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिक है। ठीक है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे कामों में छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे ईट भट्टे की दुकान पे लगा देते हैं, चूड़ी की कारखाने में लगा देते हैं, पटाखे की फैक्ट्री में जब धमाका होता है तब पता चलता है कि अरे इसमें तो छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे थे, है ना? तो हालांकि ये बहुत पहले ही इसको जो है निषिद्ध कर दिया गया है। तो जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन कौन सा? भारत के संविधान द्वारा, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, जिसमें एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य का वाद है, उसको आप पढ़ सकते हैं जाकर के, अगर जानने का ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, ये ऑप्शन भी सही है। तो अगर तीनों ऊपर के ऑप्शन सही हैं तो नीचे दिया गया उपयुक्त सही, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? उपयुक्त सही, क्योंकि ऊपर के तीनों सही हैं। तो आखिरी वाले में हम ऑप्शन में लगाएंगे क्या कि तीनों सही हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए, हे प्यारे बच्चे आगे देखो, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो शोषण वाला 23 और 24 है, शोषण वाला 23 और 24 है, लेकिन एक फर्क है।
23 में क्या है कि आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, काम उससे आप केवल फ्री में काम नहीं करवा सकते, ये 23 में कहा गया है। 24 में क्या है कि वो बच्चों के लिए है, उनको जो है जोखिम भरे कामों में, कल कारखानों में, ईंट भट्ठों में, होटल में, चूड़ी की दुकानों में, चूड़ी के कारखानों में, पटाखा फैक्ट्रियों में, माइनिंग के अंदर, नालों में, तमाम जगह बच्चों का यूज किया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान ने इसको भी जो है अनुच्छेद 24 की तहत जो है प्रतिबंधित किया है कि आप बच्चों को इस तरह के किसी भी काम में नहीं लगा सकते हैं। समझ रहे ना? 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिमपूर्ण कामों में नहीं लगा सकते। तो कौन सा आर्टिकल है? 24 है, 24 है। आगे देखो भाई, फिर 19 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो वो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार है, जिसको जो है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 300A में डाल दिया गया। भाग 12 300A में डाल करके क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना गया। मेरे लल्ला, मेरे प्यारे बच्चे, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? आपातकाल किसमें लगता है? किसमें लगता है? आप जो है इस पे हमको एक कमेंट करके बताइएगा। 352, 354, 356, 360, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कह रहा है कि एक ऐसा इसमें से राइट्स है जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है? ये बी वाला सही है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी जीवन जीने का जो अधिकार है उसको आप किसी भी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं। केवल एक ही तरीका है कि वो भी विधि बना करके, और अगर कोई अपराधी है, मुलजिम है, उसने इस तरह का काम किया है तो विधि के अनुसार ही उसके जीवन को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आप कौन सा ऐसा राइट्स है व्यक्ति का जिसको आप समाप्त नहीं कर सकते? तो जीवन जीने का जो उसका राइट्स है माय डियर, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। आगे देखो क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। हमारे यहाँ कई ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। जैसे 14 में तमाम बातें हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन सारा थोड़ी दे देंगे यार, कुछ तो अपने लिए भी बचा के रखेंगे ना। तो ये कह रहा है कि कौन सा इसमें से एक ऐसा अधिकार है जो विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है? तो विधि के समक्ष समता, भाई ये तो प्राप्त है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समानता सबको मिली है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अब कोई विदेशी आएगा तो उसका जीवन थोड़ी ले लेंगे महाराज, तो उसको भी क्या है? जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब कोई बाहर से घूमने आया है, पर्यटक आया है, उन पर्यटकों की वजह से आपके देश में जो है वो आपके देश का जो है आर्थिक जो है ग्रोथ बढ़ता है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि आप उसका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे और आप शोषण करेंगे और यहाँ कानून आपको छोड़ देंगे। नहीं, ये उन लोगों को इसका भी राइट्स है। आखिरी क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ, वो भाषणबाजी यहाँ नहीं कर सकता है, कुछ भी आओ बाओ नहीं बक सकता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल नागरिकों को है, वो विदेशी लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आखिरी वाला होगा कि विदेशी लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है माय डियर। फिर देखिए आगे, आगे क्या कह रहा है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट कहां से लिया गया है? तो दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों वाला जो महाद्वीप है माय डियर, साउथ अफ्रीका, कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। हालांकि गरीबी का अगर आप इंडेक्स देखें, चार्ट देखें, तो भारत की हालत भी बहुत खराब है। देख रहे हैं डॉलर ससुरा बढ़ता जा रहा है, रुपया लगातार मचमचाता चला जा रहा है नीचे। अब प्रधान जी, मंत्री जी बार बार कह रहे हैं, इसके पहले उनका भाषण सुनिए, क्या कह रहे थे
कि मैं रुपया को एकदम गिरने नहीं दूंगा किसी भी हाल में। तो हम लोगों को लगा कि जैसे प्रधानमंत्री जी आएंगे रुपया साला खट 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 मोटा होता चला जाएगा, लेकिन कुपोषित होता चला जा रहा है, दुबराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अगर हमारा वीडियो देखिएगा तो बुरा मत मानिएगा, भाई साहब रुपया एकदम नीचे चला जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको सुधारिए, ठीक है। तो कह रहा है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो भाई ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं। अब मान लीजिए कि भारतीय नागरिक है और यहाँ पर जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, या फिर आपके जमीन वगैरह से संबंधित जो है कोई विभाग है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका काम है कि भारतीय नागरिकों का जो समस्या है उसका वो सॉल्यूशन करे, है ना, उसका वो हल निकाले। लेकिन अगर ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई अधिकारी, ऐसा कोई कर्मचारी, ऐसा कोई व्यक्ति अगर उस कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है, तो ऊपर की जो न्यायालय है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है भैया, वो क्या करेगी? परमादेश जारी करती है। क्या जारी करती है? इसी को बोलते हैं मैंडमस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंडमस। तो परमादेश जारी करती है कि देखो तुम अपने अधिकार का, तुमको जो राइट, तुमको जो काम दिया गया है वो काम तुम ठीक से नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कौन सा लेख जारी किया जाता है? मैंडमस। क्या बोलते हैं? परमादेश, ठीक है। आगे देखिए 24 क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? शिक्षा के अधिकार को बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 क में, क कहिए चाहे 21 क में एक नई लाइन जोड़ दी गई। क्या कि जो 6 से 14 साल के बच्चों के हैं उनके लिए नेसेसरी और फ्री शिक्षा, अनिवार्य और फ्री शिक्षा जोड़ी गई। कौन से अमेंडमेंट, कौन से संशोधन द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, माय डियर, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि विधि के समक्ष समता वाक्यांश, यानी विधि के समक्ष समता, ये जो वाक्यांश है, ये जो फ्रेज है, वो दुनिया के किस संविधान से लिया गया है? तो माय डियर यहाँ पे दो शब्द हैं, दो फ्रेज हैं। इसको फ्रेज भी कह सकते हैं, वाक्यांश भी कह सकते हैं। वाक्यांश का मतलब किसी सेंटेंस का अंश, किसी वाक्य का अंश, ठीक है ना। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, दो शब्द है, ध्यान देना। तो यहां पर क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है। क्या बनता है? देखो, तो विधि के समक्ष जो समता है माय डियर, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, रानी विक्टोरिया वाला, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और विधियों का जो समान संरक्षण अगर पूछे ना, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ध्यान दीजिएगा, क्या? विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से, और विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया है? तो माय डियर अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं। 26 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, बिल्कुल सही बात है, ये मौजूद है। सामाजिक समानता, ये भी मौजूद है। आर्थिक समानता, ये भी मौजूद है। अवसर की समानता, ये भी मौजूद है। लेकिन ये चारों जो ऑप्शन, इसमें से कोई एक तो है ना जो इसको फुलफिल कर रहा है, इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है, क्या कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? बड़ा चालाक है लोग हो इस देश में, जो संविधान को अमेंडमेंट करने वाले हैं। देखिए इसमें से क्या है, वो है आर्थिक समानता। सारी समानता की बात तो की जा रही है, लेकिन आर्थिक समानता जो है
वो संविधान में यानी समानता की जो बात कही गई है मौलिक अधिकार में, मेरे प्यारे भाई, वो जो है आर्थिक समानता मौजूद नहीं है। इसीलिए देखेंगे कि एक आदमी मर धक 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 एक एक सेकंड में पूंजीपति बनता चला जा रहा है, अब बाकी ज्यादातर लोग क्या है, कंगाल होते हुए चले जा रहे हैं। ये इसी लूप पॉइंट की वजह से है, ठीक है ना। तो इसमें इस क्वेश्चन का जवाब है कि आर्थिक समानता वहां पर मौजूद नहीं है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्या संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? ये क्वेश्चन भी हो गया है, कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो प्यारे बच्चे, निश्चित रूप से आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवाया, उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में यहां से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने इनको ध्यान से सुना होगा। आप बार बार वीडियो चला करके देखिएगा, सुनिएगा, और अपने तमाम तैयारी करने वाले दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।